स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम देखते हैं टाइप ऑफ एलसीज। जो अभी तक हमने एक ऑलरेडी एक फुल पेमेंट टर्म्स के बारे में हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है, मैं यहाँ पे लिंक में डाल देता हूँ, प्लीज़ जाके एक बार देख लीजिए। क्योंकि जब पूरी पेमेंट आप समझ जाते हो तो फिर उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए पेमेंट टर्म्स कौन सी सूटेबल है। और उसमें से अगर आप एलसी सेलेक्ट करते हो तो फिर तब ये टॉपिक आपको आएगा कि एलसी में कितने तरीके हैं और इसमें हम कैसे बच सकते हैं। और एलसी में भी काफ़ी सारे एलसीज ऐसे हैं जो रिस्की है, तो उसमें कौन सी एलसी आपके लिए बेहतर है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो टाइप ऑफ एलसीज में पहली आती है जो इरिवोकेबल एलसीज है, जो हम नॉर्मली कॉमनली यूज़ करने वाली एलसी डॉक्यूमेंट है। जो अभी आप सिनेरियो के लिए एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं कि एक इंपोर्टिंग कंपनी है जो यूएस की है, एक्सपोर्टिंग कंपनी हम है, और इशूइंग बैंक जो है एबीसी बैंक है, और यहाँ पे हम लोग काम करते हैं एसबीआई बैंक से। तो इतने सारे ऑप्शंस के साथ अभी हम देखते हैं कि क्या सिनेरियो में कौन सी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी पूरी प्रोसेस हम यहाँ पे समझते हैं। एक अग्रीमेंट पहली क्या होती है कि जब मैंने किसी को अग्रीमेंट के एलसी के लिए बोला हुआ है, तो फिर पहली एक अग्रीमेंट होती है जहाँ पे एक्सपोर्टर्स जेबी एक्सपर्ट्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं टू सप्लाई 5000 मेट्रिक टन्स ऑफ ऑयल। ठीक है। और उसका कीमत क्या होगा, $2 लाख का। तो उसमें क्या होगा कि एलसी इशू होती है। ओबी कौन इशू करता है? इंपोर्टर की बैंक आस्क एबीसी बैंक के लिए। इंपोर्टर क्या करेगा, अपने बैंक पे जाएगा और बताएगा भाई आप एक काम करो, इस कंपनी के लिए एक एलसी रिलीज करो। तो फिर वो बैंक क्या करती है, इश्यूज अ इरिवोकेबल एलसी। इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, एलसी मिल गया इसमें खुशी मनाने की कोई बात नहीं होती है। रिवोकेबल एलसी है तो आपको बिना बताए कुछ भी चेंज हो सकती है, कैंसिल हो सकता है। इरिवोकेबल में क्या होगा कि आपको बिना बताए कुछ भी उसमें एडिट या डिलीट नहीं हो सकती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है इन द फेवर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। किसी पुराने पार्टी का कोई एलसी लेके आपके हाथ में दे दिया, आपने पढ़ा भी नहीं, हाँ एलसी मिल गया, खुश होके आपने काम करना शुरू कर दिया, ये बेवकूफ़ी होती है। तो प्लीज़ समझ के आप जो भी काम कर रहे हो ये पूरी समझ के आप यहाँ पे प्लान आउट करोगे। इसमें नेक्स्ट आती है एडवाइजिंग बैंक। जो एबीसी बैंक क्या करेगी, एक एलसी सेंड करेगा किसके बैंक पे, मेरे बैंक में जो एसबीआई बैंक है। वैसे तो हम एसबीआई से काम नहीं करते, बट एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, गवर्नमेंट बैंक है। अभी एसबीआई क्या बताता है कि विच इन्फॉर्म्स जेबी एक्सपर्ट्स, कि एसबीआई बोल देता है कि आपकी यहाँ पे एलसी का ड्राफ्ट आ चुका है, एक बार आके चेक कर लीजिए। ये बैंक का काम होता है अगर उनके पास एलसी की कॉपी आती है तो, क्योंकि मेरी अकाउंट उनके पास है, ये एलसी का पैसे उनके पास आने वाले हैं, तो उनको ये काम करना होता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ बैंक्स ऐसे कामचोर हैं जो एलसी आने के बाद भी नहीं बताता है, सर आपको पूछना था। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो प्लीज़ आप ऐसे बैंक से बिल्कुल काम मत करना, ठीक है। मैं एसबीआई के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जनरली मैं बैंकों के बारे में बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे शिपमेंट होती है। जब जेबी एक्सपर्ट्स क्या करेगा, गुड्स सारे शिप कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई एडवांस नहीं मिला है, पूरी 100% एलसी पे जाने वाला है। तब मैं क्या करता हूँ, सारे मैंने मटेरियल रेडी कर दिए और मैंने एलसी के हिसाब से जो जो डॉक्यूमेंट्स मुझे प्रिपेयर करने थे वो सारे मैंने प्रिपेयर कर लिए। तो उसके बाद क्या होगा, जेबी एक्सपर्ट्स बैंक जाएगा, उसके हिसाब से जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मैंने एलसी ड्राफ्ट में जो मैंने अग्री किया था, वो सारे ड्राफ्ट में बिल ऑफ लीडिंग, इनवॉइस, पैकेजिंग लिस्ट और वगैरह वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे मैंने एसबीआई को सबमिट किया। आपको ये नहीं करना है कि उनके बैंक पे कोरियर कर दिया या बायर को आपने डायरेक्टली कोरियर कर दिया। आपको क्या करना है, आपको सीधा जाके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको एसबीआई को सबमिट करना है। तो फिर एसबीआई क्या करेगा, एसबीआई सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और वो सारे डॉक्यूमेंट्स कोरियर करेगा उसके बैंक पे, बायर के बैंक में, बायर को नहीं भेजेगा। तो यहां पे क्या होगा, एसबीआई एक कमर्शियल कोरियर कंपनी जैसा एक्ट करेगा विथ वेरिफिकेशन। जैसे हम नोटरी बोलते हैं ना कोर्ट में कि नोटरी करवा के लेके आओ, उसी तरीके से यहाँ पे क्या करेगा, एसबीआई पूरा डॉक्यूमेंट चेक करेगा। अगर कोई फर्क है तो पहले ही बता देगा कि भैया आपका ये डॉक्यूमेंट कमी है, वो देख लीजिए। आगे की वीडियो में हम देखते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगती है। तो बेसिकली उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो पहले अगर डॉक्यूमेंट सारे सही है आपके एसबीआई के हिसाब से, तो उनसे एक क्लियरेंस लेटर ले लेना कि सारे डॉक्यूमेंट्स हमने आपको सबमिट कर चुके हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स आगे वो उनके बैंक पे फॉरवर्ड करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, एबीसी बैंक को कोरियर मिल जाएगी, सारा डॉक्यूमेंट्स वो वेरीफाई करेंगे। फिर उसके बाद अगर सारे डॉक्यूमेंट ठीक है तो फिर वो वेरिफिकेशन आएगा, उसकी पेमेंट आएगी आपके एसबीआई बैंक में। एसबीआई का मतलब
नॉर्मली आपके बैंक में अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आप पहले एसबीआई को बोल दोगे कि भैया मेरा कन्वर्शन क्या है, वगैरह वगैरह चार्जेस क्या है, उसके हिसाब से सारी पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। इस इर्रिवोकेबल एलसी का एक बेनिफिट ये होता है कि आपको बिना बताए इसमें नाम, प्राइस, कॉस्ट, टर्म्स एंड कंडीशन कुछ भी एडिट नहीं हो सकता है। रिवोकेबल में आपको बिना बताए आपका नाम भी हटाया जा सकता है। तो फिर इतना ध्यान में रखना, अगर नाम हटता है तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, बट ओवरऑल में जनरली मैं बता रहा हूँ कुछ भी चीज़ें बदल सकती है। तो हमेशा जब भी आप काम कर रहे हो उसमें इरिवोकेबल एलसी पे ही काम करना है। तो ये मेन चीज़ इसमें क्या होता है, जेबी एक्सपर्ट सिक्योर हो जाता है क्योंकि ये इरिवोकेबल है। XYZ जो मेरी इंपोर्टर है वो कैंसिल नहीं कर पाएगा या उसको मॉडिफाई कर पाएगा विदाउट माय अप्रूवल। मुझे उसको अप्रूव करना पड़ेगा तभी जाके उसमें या कैंसिल हो सकती है या उसमें कोई बदलाव हो सकता है, वरना उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और जेबी एक्सपर्ट्स की अगर मैंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए सही हिसाब से तो मेरा पेमेंट कहीं नहीं भागेगा, ये 100% गारंटीड है। इसमें कोई भी घपला नहीं हो सकता है कि बायर भाग गया, पेमेंट नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे है ही नहीं। आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मगर यहाँ पे अगर क्वालिटी इशू है तो वो एलसी एड्रेस नहीं करेगा। अगर वो आपके बायर को लगेगा कि सारा डॉक्यूमेंट हमने सबमिट कर दिया है और बीच रास्ते में कुछ भी गड़बड़ हुई और माल खराब हो गया, उसमें बैंक की जिम्मेदारी कुछ नहीं होती है, ना आपके इशूइंग बैंक या एडवाइजिंग बैंक, दोनों में भी किसी का भी उसमें कोई रोल नहीं है। इन्होंने सिर्फ डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट उन्होंने बताया कि आपका एक्सपोर्ट ठीक हुआ है और आपका पेमेंट आना चाहिए, बस इतना ही। इसमें क्वालिटी का एस्पेक्ट कहीं पे भी मेंशन नहीं है और रहेगा भी नहीं, क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट्स नहीं है उस चीज़ में। दूसरा आता है कंफर्म्ड एलसी, एडिशनल गारंटी। अगर हम मान के चलो कि एक मेरा इंपोर्टर है और वो क्या बताता है कि मैं ना इस एबीसी बैंक से आपको ना एलसी दे रहा हूँ, मगर वो भी इरिवोकेबल एलसी दे रहा है। मगर मुझे क्या है ना, ये एबीसी बैंक का ना 2-3 सुना हुआ है पहले। अभी नेपाल में हिमालयन बैंक ले लो या कॉन्गो की बैंक ले लो, कुछ भी बैंक ले लो, कहीं पे थोड़े बहुत क्या होता है ना, बैंक उड़ जाता है, काफ़ी बार उड़ जाता है, मतलब बैंक हो जाता है या उनकी कुछ चीज़ें फंस जाती है, वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो इन चीज़ों में क्या होता है कि मैं इन पे भरोसा नहीं करता। मैं बायर को ये बोलता हूँ कि भैया आप HDFC बैंक का कंफर्मेशन एलसी दे दो या SBI बैंक का ही कंफर्मेशन एलसी दे देना। क्योंकि अगर यहाँ पे क्या होता है कि अगर एबीसी बैंक कल डिफॉल्ट करेगा, क्योंकि मैं तो उसके भरोसे पे काम कर रहा हूँ, अभी मेरे बायर पे भरोसा नहीं है तभी मैं उसके बैंक के भरोसे पे काम कर रहा हूँ। अभी वो बैंक भी चोर निकला तो मैं क्या करूंगा, मैं तो डूब जाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ कि भैया रहने दो, आपका भी भरोसा नहीं है, आपका बैंक का भी भरोसा नहीं है, इससे अच्छा आप क्या करो कि एक मिड बैंक है जो मुझे गारंटी देगा, उस बैंक से मुझे बात कराओ, तो फिर उसकी गारंटी पेमेंट आएगी। अगर कल ये बैंक उठ भी गया और बायर उठ गया, बायर के साथ बैंक भी उठ गई, तो फिर मुझे कौन देगा, ये HDFC जो बैंक है जिससे मैंने गारंटी ले रखी है, वो बैंक यहाँ पे मुझे गारंटी देगा। क्योंकि वहां से तो पैसे आना गारंटीड है, वहां पे कभी मिस नहीं होगा। कि वो भी बैंक उठ गया तो फिर आपकी बदनसीबी है इसमें, राइट? ऐसे तो होता नहीं है, नॉर्मली क्लियर कट बिजनेस होता है। तो जेबी एक्सपर्ट्स क्या करेगा, पूरा शिपमेंट करेगा, सबमिट करेगा। अगर पेमेंट उसके पास से नहीं आएगा, गेट्स पेमेंट फ्रॉम HDFC बैंक इवन इफ ABC बैंक फेल्स। अगर कोई बैंक फेल भी होता है तो मुझे तो पेमेंट HDFC से मिल ही जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये एलसी क्यों चूज करना है कि देखो, आइडियली अगर मैं इस बैंक पे भरोसा नहीं करता हूँ तो फिर एक एडिशनल सिक्योरिटी मेरे लिए बनती है। तो ये होता है नॉर्मली अगर आप कोई रिस्की वाली कंट्री पे काम कर रहे हो, जहाँ पे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, या कुछ और कंट्रीज आप देखो कि जहाँ पे ऑलमोस्ट गवर्नमेंट हिला हुआ है और गवर्नमेंट भी हिला हुआ है और उसके साथ साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और ये तो मेरे साथ तो अभी तो रिसेंटली हुआ था बांग्लादेश की शिपमेंट में, वो उनकी PM भाग के आ गई और वहाँ की जो हमने शिपमेंट किया था उन्होंने बोल दिया सर बांग्लादेश के कोई भी हम ऑनर नहीं करेंगे। और हमने क्लैरिफिकेशन लिया RBI से, तो फिर बाद में मैंने उनको बोला कि भैया ऐसे तो आप बिल्कुल मना नहीं कर सकते, आपके भरोसे हमने LC पे काम किया हुआ है और आप ऐसे कैसे मना कर सकते हो। तो फिर उन्होंने बोला नहीं सर, हमारे हेड ऑफिस से आया। तो मैंने बोला लेटर दिखो या ईमेल भेजो हमें, ऐसा है बोल के, फिर मैं आपको ऊपर केस करता हूँ। तो फिर तब जाके उन्होंने क्या किया कि हवाबाजी में ना बहुत कुछ चीज़ें हो जाती है, मगर जब आपने उनको रिटर्न में लेते हो ना तो तब उनकी जो होती है ना चीज़ें, क्योंकि मैंने हमेशा बोलता हूँ कि जबान में ना हड्डी नहीं होती है तो कुछ भी बोल देते हैं।
तो ये जो उनके रिलेशनशिप मैनेजर्स है वगैरह वगैरह, उनको तो हेडेक लेना नहीं था, तो उस चक्कर में वो बांग्लादेश की जो एलसी है उसको ऑनर नहीं करना चाह रहे थे। तो उस चक्कर में क्या होता है, जब आपने रिटर्न में ले मांगा तो उन्होंने बोला नहीं नहीं सर अभी अप्रूवल मिल चुका है तो हम कर रहे हैं। अरे यार 10 मिनट में ऐसे बोलते हो, 10 मिनट में ऐसे बोल रहे हो, मेरा पेमेंट कब आएगा ये बता देना। तो ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूशन हो जाती है। तो इसके लिए कभी कभी क्या होता है, ऐसा कोई भी कंट्री का सिचुएशन पहले ही पता चलता है कि आप न्यूज़ वगैरह फॉलो कर रहे हो तो कहीं पे कोई गड़बड़ी हो रही है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई अगर इस बैंक का कोई लफड़ा है तो फिर एक एडिशनल बैंक का सिक्योरिटी आप ले लो, कि अगर ये बैंक उठ गया कम से कम आपका जो सिक्योर्ड बैंक है जो एच है तो वो आपको पैसा दे दे। यहाँ पे जो भी बैंक का मैं नाम ले रहा हूँ ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, ना मैं ऐसे कंपनी ना मैं नहीं बैंक को प्रमोट कर रहा हूँ, ना इनके सर्विसेज प्रमोट कर रहा हूँ, ना ऐसे बैंक से मुझे कभी लेना देना होता है, राइट। साइट एलसी एक इमीडिएट पेमेंट एलसी है। अगर आपको ये देखना है कि ये ऑलमोस्ट सारे रिवोकेबल एलसी जैसा ही काम करेगा, मगर इसमें क्या होता है कि इंस्टेंट पेमेंट होती है। जैसे आपने पेपर सबमिट किए तो वो आपके पेमेंट आ जाती है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ऑन साइट एलसी पे मैंने एक 50,000 का मैंने एक सी फूड एक्सपोर्ट किया। तो जैसे मैंने एक्सपोर्ट किया, सारा डॉक्यूमेंट्स मैंने क्या किया, एसबीआई बैंक को मैंने सबमिट किया और एसबीआई बैंक सारा डॉक्यूमेंट्स उठा के एबीसी बैंक को भेज देती है। जैसे ही एबीसी बैंक देखता है कि सारा डॉक्यूमेंट सही है तो इमीडिएटली पेमेंट रिलीज कर देता है, तो एसबीआई वो आगे जाके मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। तो ये यहाँ पे यूजेंस एलसी में साइट एलसी पे क्या होता है कि नॉर्मली आपकी पेमेंट इंस्टेंटली आपके अकाउंट में आ जाता है। इसमें बायर से कोई कंफर्मेशन की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो ये आपके लिए रहेगा। इसमें मेन बेनिफिट है कि आपको फटाक से डॉक्यूमेंट देखा, ठीक लगा, पेमेंट कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इसमें कोई वेटिंग पीरियड आपको नहीं लगेगी। वरना क्या होता है कि हफ्ते भर का वेटिंग पीरियड लग जाती है। यूजेंस एलसी में या इसमें आप बोल सकते हो कि गारंटीड पेमेंट बट ऑन क्रेडिट टर्म्स। इसमें क्या होता है कि उसको उधारी चाहिए और वो पेमेंट भी करेगा, राइट। तो अभी मुझे पेमेंट करने के लिए उसको अभी चाहिए 90 दिन का टाइम, उसके लिए हम लोग एलसी मांगते हैं और वो भी उजान एलसी होता है। इसका कोई गारंटी नहीं है, ये कभी क्या बताते हैं हम लोग इसको, ये उठेगा नहीं। अभी आप ओपन क्रेडिट के बारे में हमने पुराने वीडियो में बात किया था जहाँ पे हम लोग 90 डेज का क्रेडिट दे दिया और वो पैसा आएगा या नहीं आएगा हमें पता नहीं है, मगर यूजान एलसी में हम लोग 90 डेज का क्रेडिट तो दे ही सकते हैं। एक्सपोर्ट्स जेबी एक्सपोर्ट्स क्या करता है कि सारा गुड शिपमेंट करेगा और सारा डॉक्यूमेंट्स किसको सबमिट करेगा, एसबीआई बैंक को। फिर एबीसी बैंक सारा डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा और प्रायर नोटिस पे बताएगा कि आपका पेमेंट आएगा 90 डेज के बाद, राइट। तो फिर 90th डे पे जो बायर है, हमारी जो इंपोर्टर है, वो जाके उनके बैंक पे पैसे डालेंगे और वो पैसे डायरेक्टली हमारे एसबीआई बैंक में आएगी और वो बाद में जेबी एक्सपर्ट के पास पैसे आ जाएंगे। इसमें क्या होता है कि जेबी एक्सपर्ट्स गेट्स अ गारंटीड पेमेंट इवन दो इट्स डिलेड। अगर डिले भी हो रहा है मगर हमारे पास पेमेंट तो आना गारंटीड है, क्योंकि उधारी में क्या होता है कि 90 डेज का तो उधारी तो दे दिया हमने, मगर पैसे आने की क्या गारंटी है, कुछ ऑप्शन तो है ही नहीं। तब आप एक एलसी बोल सकते हो कि भैया आपको 90 डेज का क्रेडिट चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे ना यूजेंस एलसी दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लो क्रेडिट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्रेडिट देने में, मगर यूजेंस एलसी आप मुझे इशू कराओ। तब क्या होता है कि यहाँ पे पेमेंट की गारंटी होती है। अगर फिर भी देर से आएगा, क्योंकि मेरा कंटेनर सारा निकल गया, डॉक्यूमेंट में सारे उसको दे दिए और बैंक ने उसको बायर को दे दिया सारा डॉक्यूमेंट्स, तो उसके बाद भी मेरा पैसे गारंटीड होते हैं क्योंकि यहाँ पे बैंक की गारंटी होती है। और मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, हर एक एलसी के ऊपर गारंटी एलसी आप ले ही सकते हो। जो ये होता है ना, ये जो मैंने बताया था एडिशनल गारंटी कंफर्म्ड एलसी, अगर आपको लगता है कि एबीसी बैंक 90 दिन के बाद उठ सकता है तो आप इसके ऊपर भी जो भी एलसी है उसके ऊपर भी आप कंफर्म्ड एलसी का कंफर्मेशन आप ले सकते हो। आपको ये बैंक के ऊपर भरोसा नहीं है, दूसरे बैंक से भी आप ले सकते हो। अगर बहुत अच्छी बैंक से करा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाएगा। अगर काफ़ी छोटी बैंक है, कोऑपरेटिव से तो बिल्कुल ही मत सुनना। जो बैंक आपने कभी सुना नहीं है, जिस गवर्नमेंट के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, तो फिर वहाँ पे आप बोल सकते हो कि भैया आप एक एडिशनल एलसी कंफर्मेशन कंफर्म्ड एलसी किसी भी एलसी के ऊपर आप ले सकते हो, तो फिर वो करवा के आप इसको गारंटी पे ले सकते हो। ट्रांसफरेबल एलसी, अगर आपको अभी क्या होता है कि जेबी एक्सपर्ट्स ना एक कमीशन एजेंट है, मेनली हम लोग एक्सपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और हमारी एग्जैक्टली हम लोग मैन्युफैक्चर है नहीं, तब हम क्या करते हैं कि ट्रांसफरेबल एलसी चाहिए। तो हम बीच में आते हैं, बायर हमसे बात किया, बायर ने बोला भैया मुझे टॉवेल चाहिए और वो आप प्रोक्योर करके दो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मैन्युफैक्चर तो हूँ नहीं,
तो मैं क्या करता हूँ, आगे जाके ना इसकी गुड्स की सोर्सिंग करता हूँ। सोर्सिंग का मतलब मैंने फैक्ट्री से बात किया और उनको उनसे मुझे सप्लाई करेंगे और मैं आगे पार्टी को सप्लाई करूँगा। तो पहले क्या होगा कि मुझे यहाँ पे इंपोर्ट इशू होगा, इंपोर्टर मुझे इशू करेगा एक ट्रांसफरेबल एलसी ऑफ $100,000 का, तो मुझे मिल गया। तो इसके सामने मैं क्या करता हूँ, उसका 70% एलसी या 70,000 का मैं आगे सप्लायर को ट्रांसफर करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्सपोर्टर ने मुझे पेमेंट दे दिया, जो ट्रांसफरेबल एलसी है, मुझे पैसे आ गए और मैंने आगे उसको उस एलसी को मैंने ट्रांसफर कर दिया सप्लायर को, जो $70,000 है। तो वो $70,000 जैसे सप्लायर को मिल जाता है, वो प्रोडक्ट रेडी करेगा, फिर उसको आगे एक्सपोर्ट करेगा। तो उसमें क्या होगा, फिर बाद में वो डॉक्यूमेंट सारे बैंक में सबमिट कर देगा, उसके जो भी बैंक है उसके हिसाब से वो सबमिट कर देगा, पेमेंट सारे प्रोसेस हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, जेबी एक्सपर्ट्स का अपना जो $30,000 का जो हमने यहाँ पे कमीशन लिया था, वो 30% का जो कमीशन है वो अपने पास रह जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जेबी एक्सपर्ट्स एज अ मिडल मैन, हमने पैसे ले लिए एज अ मिडल मैन विदाउट अपफ्रंट कैपिटल। मैंने कोई मटेरियल नहीं डाला, अभी मैंने जो भी पकड़ा है सप्लायर को पकड़ा है जो मैन्युफैक्चरर है, और मैंने पार्टी को पकड़ा है और बोला है कि भाई आप मुझे ना ट्रांसफरेबल एलसी दे दो, मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगा सप्लायर कौन है, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे पैसे मर जाएंगे ना वरना। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि मैंने एलसी ट्रांसफरेबल ले लेता हूँ और ये एलसी जैसे ही मुझे आ जाएगी मैं उसको ट्रांसफर कर देता हूँ इस बंदे को जो सप्लायर है, मेरा अपना कमीशन तो ले लेता हूँ और ये एलसी आगे ट्रांसफर हो जाती है। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट सारे इसने सबमिट कर दिए तो मेरे जो पेमेंट्स आ जाती है वो मैं अपना 30,000 तो अपने आप मेरे पास रुक जाता है और बाकी जो आगे पेमेंट है वो आगे सप्लायर के पास चला जाएगा, जिसका हिस्सेदारी होती है। इसमें 2 पार्टी भी हो सकती है, 4 पार्टी भी हो सकता है, क्योंकि मुझे पैसे नहीं डालने हैं। और मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे एलसी मिल रहा है तो मैं आगे का पार्टी भी एलसी पे ही चुनता हूँ। तो फिर क्या होता है कि जैसे मुझे एलसी मिल रहा है मैं आगे वाले को एलसी दूंगा और उसको बोलूंगा भैया देखो तुमको ना इतने इतने परसेंट की ट्रांसफरेबल एलसी मैं पास कर रहा हूँ, जैसे आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे आपको यहाँ पे पेमेंट मिल जाएगी। तो ऐसे ही मैं 2-3 पार्टी से भी ले सकता हूँ या 1-2 पार्टी से भी कर सकता हूँ या एक पार्टी से भी कर सकता हूँ, ये मेरे पे डिपेंड करेगा। मगर मुझे बिना पैसे आगे डाले मैं पैसे यहाँ पे कमा लूँगा। ये नॉर्मली हमारी आज भी हमारी नॉर्मल ट्रेड्स ऐसे होते हैं। अगर ऐसे कोई ट्रेड आपको करना है तो आप बिल्कुल चेक कर सकते हो। बैक टू बैक एलसी फॉर सप्लायर्स, यहाँ पे एग्जाम्पल सिनेरियो में यहाँ पे देखो, जेबी एक्सपर्ट्स नीड्स टू बाय अ रॉ मटेरियल्स। अभी मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है फ्रॉम अ इंडियन सप्लायर बिफोर शिपमेंट, मुझे माल खरीदना है अभी बैक टू बैक एलसी से। तो अभी मुझे क्या करता हूँ कि मुझे ना एक एलसी मिल जाती है इररिवोकेबल ऑन जेबी एक्सपर्ट, जैसे नॉर्मली कोई भी हम लोग इररिवोकेबल एलसी के बारे में हम बात कर रहे थे, उसी हिसाब से मुझे एक एलसी मिल जाती है। मैं क्या करता हूँ, उसी एलसी के सामने मैं दूसरा एक एलसी निकालता हूँ और बायर को देता हूँ कि भाई इसके सामने ये एलसी आपका निकलेगा, बैक टू बैक एलसी हम बोलते हैं इसको। तो सप्लायर जो गुड शिप करेगा टू जेबी एक्सपर्ट्स, यहाँ पे क्या होगा कि इस एलसी में ट्रांसफर होता है, एलसी सेम एलसी ट्रांसफर होता है, मगर इस एलसी में ट्रांसफर नहीं होता है, आपको सिर्फ बैक टू बैक इस एलसी के आधार पे दूसरा एलसी आप निकाल रहे हो कि जैसे वो एलसी एनकैश हो जाएगा तो आगे की एलसी एनकैश होना शुरू होती है। तो सप्लायर यहाँ पे क्या करेगा, गुड्स शिप करेगा जेबी एक्सपर्ट्स को, देन मैं क्या करता हूँ, मैं इसको शिप करता हूँ एक्सवाईजी इंपोर्टर को। तो फिर इसमें क्या होगा कि एक्सवाईजी इंपोर्टर जेबी एक्सपर्ट्स को देगा, फिर बाद में मैं सप्लायर को दूंगा, तो ये बैक टू बैक एलसी निकल जाती है। यहाँ पे क्या होगा कि मुझे ना अपने पैसे तो डाला नहीं, मैंने एलसी पे उठाया, एलसी मैंने इंपोर्टर से उठाया और एलसी पे मैंने सप्लायर आइडेंटिफाई किया और सप्लायर आइडेंटिफाई करके मैंने जैसे ही इंपोर्टर से पैसे आ जाते हैं एलसी पे तो उसी एलसी का पेमेंट मैंने आगे सप्लायर को दे दिया। बीच का जो भी मेरा डिफरेंस है, जो सप्लायर से मैंने खरीदा और जो इंपोर्टर को मैंने बेचा, उसके बीच का जो भी मार्जिन बचती है एलसी पे, वो सारा मेरे बैंक अकाउंट में आ जाता है, वो मेरा नेट प्रॉफिट आ जाती है। थोड़ी बैंक की जो भी चार्जेस है वो कटेगी, वरना सब पैसे मेरे आ जाएंगे, जो मेरे अपने पैसे से तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। काफ़ी लोगों की डाउट होता है ना कि सर काम कैसे करें, मेरे पास तो पैसे नहीं है। अगर आपको धंधा करना आता है आप कर सकते हो, मगर एक ही चीज़ है कि यहाँ पे मेहनत तो लगती है। अभी देखो पैसे के बिना आप बिजनेस खड़ा कर सकते हो, मगर मेहनत के बिना धंधा खड़ा करोगे तो इसमें मैं भी कुछ नहीं करता, क्योंकि मुझे भी तो हर रोज़ मेहनत करनी पड़ती है, राइट। बेसिक चीज़ है, अगर मैं कैमरा के सामने नहीं बैठूँ ये वीडियो नहीं बनेगी। ऐसे ही आप मेहनत नहीं करोगे अपना बिजनेस नहीं बनेगा। भले ही पैसे नहीं हो तो ठीक है, मगर
कम से कम नॉलेज है, बिजनेस कर सकते हो, नेगोशिएट कर सकते हो, बायर लेके आ सकते हो, ऑर्डर निकाल सकते हो, बहुत काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपको वर्कआउट करने के लिए, राइट। स्टैंड बाय एलसी है, जो इसका मतलब क्या होता है कि अगर पेमेंट नहीं आई तभी ये एलसी काम में आएगा। अभी देखो क्या होता है ना, बेटे से मैंने उधारी ली, या सॉरी मान के चलो बेटे को मैंने उधारी दी, उसके पापा ने क्या बोला, अगर मेरे बेटे ने नहीं देगा ना तो मैं दूंगा, तो ये वही वही वाली बात है, राइट। मैंने दोस्त को पैसे दिए और दोस्त के पिता ने बोला अगर मेरा बेटे ने पैसे नहीं दिए तो मैं दूंगा, आप मेरे पास आ जाना। तो ऐसी वाली बात है कि अगर यहाँ पे क्या होता है 30 दिन का के बाद मुझे पेमेंट मिलना है, राइट। तो 30 दिन के बाद मुझे तो कोई गारंटी नहीं है। अगर ये बंदा उड़ जाता है, जिस दोस्त को मैंने पैसे दिए थे वो मना कर देता है यार मेरे तो पास पैसे ही नहीं है, तो जाके पापा से बात कर, तब क्या होता है कि मैं स्टैंड बाय एलसी को लूँगा, फिर XYZ जो कंपनी है 30 दिन के बाद अगर नहीं देता है तो मैं क्लेम प्रोसेस करूँगा उसके बैंक में। मैं बोलूँगा कि पापा सुनो, आपके बेटे को मैंने उधारी दी थी और आपने बोला था अगर वो वापस नहीं देगा तो आप दोगे, अभी वो नहीं दे रहा है, आप दो, अभी निकालो। तो ये वाली बात पे आपको पैसे मिल जाएंगे। इसमें क्या होता है, बैकअप इन द केस ऑफ पेमेंट फेल, अगर पैसे डूब जाते हैं, कि पहले पेमेंट टर्म्स अगर आपने समझे हैं पूरी पेमेंट टर्म्स, तब हर एक चीज पे आप रिलेट कर सकते हो कि कहाँ पे मेरी पैसे फंस सकते थे पहले और कहाँ पे मैं अभी इस एलसी के अंदर मैं बच सकता हूँ। हर एक एलसी के लिए आपकी जो भी पेमेंट टर्म्स है उसके ऊपर काउंटर पे अगर आप एलसी के लिए मना लोगे किसी भी पार्टी का, अगर उसका इरादा चोरी करने का नहीं है, वो गारंटी आपको पैसा देगा। अगर एलसी पे उसको मान जाता है तो आपको कहीं पे भी पैसे नहीं जाएंगे, गारंटीड आपको पैसे तो मिल ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप उधारी दो, गारंटी यहाँ से ले लो, बैकअप एलसी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम पे करोगे तो ठीक है भाई, अगर नहीं पे किया तो क्या करूँगा, तो मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। अरे यार सर ऐसा तो मैं फंस जाऊँगा, मैं क्या करूँ, स्टैंड बाय एलसी ले लो, वो भी तो मिलती है बैंक से, स्टैंड बाय एलसी ले लो, फिर उसमें काम कर लेना। रिवॉल्विंग एलसी, रिवॉल्विंग एलसी वो होता है कि मुझे ना 1000 टन का मुझे एक्सपोर्ट करना है सी फूड एवरी मंथ। अभी मैं मंथ टू मंथ में एलसी एलसी खेलते थोड़ी ना रहूँगा। मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इंपोर्टर को क्या बोलता हूँ, आप एक ना रिवॉल्विंग एलसी निकाल देना ये वाली कीमत पे, क्योंकि ये वाली तो कीमत है इसकी प्रोडक्ट की, जो जब मैं एक्सपोर्ट करूँगा ये वाली कीमत पे मुझे एलसी निकाल के दो। तो फिर क्या होगा, क्योंकि पहले भरोसा नहीं है ना कि इतना बड़ा वॉल्यूम है, कहीं 4 कंटेनर ठीक आ जाती है, छठी कंटेनर में डुबा देते हैं पैसे या क्वालिटी डुबा देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि भाई तुम ना एलसी ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। तब क्या होगा, इसको रिवॉल्विंग एलसी होता है। रिवॉल्विंग मतलब घूमते रहने वाली एलसी। तो इसमें क्या होता है कि अगर जैसे मैं शिपमेंट करूँ, सारा डॉक्यूमेंट मैं बैंक में सबमिट करूँ, मुझे उसका पेमेंट मिल जाता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर। तो ये क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना उसके ऊपर ये एलसी घूमता रहेगा कि आपको बार बार एलसी का टर्म्स कंडीशन चेंज नहीं करना। अगर प्राइजेस चेंज होता है, अगर आपने बोल दिया कि 1 साल के लिए मैं आपको सी फूड दूंगा और वही यही रेट पे रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाली, 1 साल का पूरा कमिटमेंट है, तो अगर ऐसा है तो आपका एक फिक्स कॉस्ट बनता है मंथली, तो वो फिक्स कॉस्ट आपको पेमेंट आता रहेगा। पेमेंट टर्म जो भी है 30 दिन हो, जैसे ही आपने पेमेंट दिया, डॉक्यूमेंट सबमिट किया, आपको पेमेंट आ जाना चाहिए। अगर उस कंडीशन है उसको मेंशन कर दो, तो ऐसे चलता रहेगा। तो इसमें रेट क्लॉज एलसी है। तो इसमें क्या होता है कि एलसी में काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपने ना कुछ पेमेंट एडवांस में ले सकते हो, एलसी में भी ये ऑप्शन है। अभी देखो क्या होता है ना, सर एलसी देते हैं फिर 20% एडवांस देते हैं, सर 20% एडवांस है 80% एलसी है, तो कैसे करोगे, उसको रेट क्लॉज बोलते हैं। रेट क्लॉज एलसी में क्या होता है कि आपको ना रॉ मटेरियल के लिए या पैकेजिंग मटेरियल के लिए, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, सर कस्टमाइजेशन करनी है, नो प्रॉब्लम सर हम लोग करके देंगे, मगर कस्टमाइजेशन की जो मटेरियल लगेगी, जो पैकिंग मटेरियल लगेगी, उसके लिए तो आप पैसे पहले निकालो, क्योंकि आपके नाम पे छप रहा है मटेरियल, उसका मैं बाद में क्या करूंगा अगर आपने मटेरियल नहीं लिया तो ये सारे कंडीशंस मैंने पहले भी पेमेंट टर्म्स पे डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा वो दोबारा पहले वो वीडियो देख लेना, फिर बाद में आके ये वीडियो देख लेना। तो यहाँ पे क्या होता है कि रेट क्लॉज एलसी में क्या होता है कि एक विड्रॉल लिमिट होता है, एक परसेंटेज आप मेंशन कर सकते हो पूरी एलसी का वैल्यू का। अगर 1 लाख का एलसी है तो मुझे 20% यहाँ पे निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 20,000 अपफ्रंट निकाल लेता हूँ। उसके सामने मैं सारी पैकेजिंग मटेरियल्स वगैरह लेके फिर वो डॉक्यूमेंट्स में मटेरियल शिप करता हूँ, सारा डॉक्यूमेंट जो है उसको मैं बैंक में सबमिट करता हूँ, फिर बैंक मेरी बैंक उसकी बैंक पे डॉक्यूमेंट्स भेजेगी और बाकी मेरा 80% जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कस्टमाइजेशन ऑप्शन था, क्योंकि यहाँ पे मैं पैकिंग मटेरियल और बाकी सारे खर्चों पे मैं उठा रहा था, तो इसके अच्छे में मैं क्या करता हूँ 20% एडवांस ले लेता हूँ और बाकी 80% अगेंस्ट एलसी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम नॉर्मली बोलते हैं रेट क्लॉज एलसी। अगर ये पेमेंट टर्म्स अगर आप कॉम्बिनेशन में लेते हो एडवांस कम एलसी, तो वो यहाँ पे काम आएगी।
और यहाँ पे जो आगे वाली जो एलसी होती है ना, ये कोई भी एलसी हो सकता है, साइड एलसी हो सकती है, यूजांस एलसी हो सकती है, या क्रेडिट लेके आप भेज रहे हो, कोई भी एलसी का मॉडल इसी कॉम्बिनेशन में आएगा। जब एलसी लिखा जाता है तो कोई भी एलसी का ऑप्शन यहाँ पे आप ले सकते हो। ग्रीन क्लॉज एलसी, इसमें तो मुझे एडवांस तो मिलेगा मिलेगा क्या है, जो पैकेजिंग मटेरियल का, इसके साथ मुझे स्टोरेज का कॉस्ट, क्योंकि उसका क्या है ना, मेरा हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्ट्स है, वो एक दिन में तो बन के रेडी नहीं होगा, उसके लिए मुझे एक वेयरहाउस लेनी पड़ेगी, और वो भी भाड़े पे लेना पड़ेगा, और वहाँ पे ना जैसे जैसे माल बन रहा है वहाँ पे मुझे स्टोर करना है, उसका एक एक्स्ट्रा कॉस्ट बनेगा, और वो कॉस्ट थोड़ी ना मैं अपनी जेब से डालने वाला हूँ, वो तो मैं तेरे लिए कर रहा हूँ ना। तब क्या करोगे कि ऐसे वाले पार्टी से आप क्या करोगे, ग्रीन कॉज की एलसी लोगे जिसमें एडवांस स्टोरेज और इंश्योरेंस सबका पैसा, आप एक एडवांस रकम होती है जो परसेंटेज होता है, अगेन उसी परसेंटेज पे आप ये कॉस्ट भी इन्वॉल्व करके आप उसको बोलोगे भैया थोड़ी परसेंटेज बढ़ा, 40% मुझे पहले दे दे, 60% एलसी कर लेते हैं। तो ये वाली पेमेंट ऑप्शन वहाँ पे आप निकाल सकते हो, जो हाई वैल्यू होती है, पेरिशेबल होती है, तो ये सारी चीज़ों में वो काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन करते हैं, पहली होती है एलसी की टाइप और पेमेंट टाइमिंग और सिक्योरिटी। जेबी एक्सपर्ट्स एज ए एक्सपोर्टर हमारे लिए कितनी सिक्योरिटी है और यूज केस क्या है। तो पहली है इररिवोकेबल एलसी, जो भी डॉक्यूमेंट मैं सबमिट करूंगा उसके बाद मुझे पैसे मिलने हैं। अगर मैंने डिले सबमिट करने में डिले करी तो ऑब्वियसली मुझे डिले पेमेंट मिलेगा। और इसमें क्या है, सिक्योरिटी इसकी हाई है, जेबी एक्सपोर्ट थोड़े बचा रहेगा इसमें, यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। यहाँ पे स्टैंडर्ड ट्रेड ऑप्शंस है, यूज केस हर जगह आप यूज कर सकते हो। कंफर्म्ड एलसी, अगर आपको एक्स्ट्रा गारंटी चाहिए जो काफ़ी हाई सिक्योरिटी है तो बिल्कुल ले सकते हो, और जब आपको लगता है कि बायर का बैंक उठ सकता है तभी आप इसको ले सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, एलसी का चार्ज, कंफर्म्ड एलसी का चार्ज, उसका चार्ज, इसका चार्ज, इतना करके आपको एंड ऑफ द डे काफ़ी सारे फीस बैंक को देने पड़ते हैं। बैंक तो मामा के लड़के नहीं है जो मुफ्त में, आजकल मामा के लड़के में भी फ्री में काम नहीं करते, तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये खर्चा आपको पड़ेगा। साइड एलसी, इमीडिएटली क्या होगा कि अगर आपने डॉक्यूमेंट सारे उसी टाइम पे सबमिट किए जो सिक्योर्ड है, इमीडिएटली आपको पैसे मिल जाएंगे। बायर से पूछेंगे भी नहीं ना, मेरा बैंक पूछेगा, मेरा बैंक तो वैसे भी बायर से बात ही नहीं करेगा, मेरा बैंक उसके बैंक से बात करेगा, सारा डॉक्यूमेंट इधर से उधर करेगा, पेमेंट आपके अकाउंट में। इसमें कोई भी रिस्क ज़्यादा होता नहीं है, जो हाई सिक्योरिटी होती है। यूजांस है जहाँ पे मीडियम सिक्योरिटी है, क्योंकि उधारी दे रहे हो काफ़ी टाइम के लिए, बैंक भी डूब सकता है या बायर भी डूब सकता है, तो उस चक्कर में आप क्या करोगे। तो ये क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शंस होती है जिसमें थोड़ी सिक्योरिटी कम होती है, मगर इसको भी आप ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं बाय कोलैबिंग विथ कंफर्म्ड एलसी। अगर ये भाग गया, इसका बैंक भी भाग गया, तो मैं इसको पकड़ूंगा, राइट। ट्रांसफरेबल एलसी, एक से दो पार्टी, तीन पार्टी को मैं आराम से इसको दे सकता हूँ। ये मेरे लिए, जैसे हम लोग एज ए एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है, अगर कोई आप हो, आपको माल बाहर भेजना है, आपको बायर से ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप हमें माल दे दो, हम भेज देंगे और आपका पैसा आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। या बाहर का कोई पार्टी है, सर मुझे ना इंडिया से माल चाहिए मगर मैं ना इंडिया पे भरोसा नहीं कर सकता, आपको मैं पैसे दूंगा, आप मुझे प्रोक्योर करके दो, तभी भी मैं ये ट्रांसफरेबल एलसी पे मैं काम करवा सकता हूँ, राइट। तो बैक टू बैक एलसी क्या होता है, मैं सिर्फ सप्लायर को अपॉइंट करूंगा, सप्लायर को आइडेंटिफाई करूंगा, एलसी के सामने एलसी निकाल के मैं उससे निकाल लूंगा, क्योंकि इसमें मेरे पैसे तो कुछ नहीं फंस रहे, मैं अपने पैसे नहीं डाल रहा हूँ। स्टैंड बाय एलसी, अगर वो भाग गया तो स्टैंड बाय एलसी मैं बोलूँगा कि भैया आपने बोला था, जैसे मैंने दोस्त का एग्जाम्पल दिया ना, दोस्त को मैंने पैसे दिए, वो भाग गया, उसके बाप को मैंने पकड़ा, यहाँ पे भी ऐसा ही है, आपका इंपोर्टर भाग गया तो उसका बैंक को पकड़ो, बोलो भैया देखो आपने बैकअप गारंटी बोला था, वो भाग गया, अभी आप पैसे दो। रिवॉल्विंग एलसी, जैसी मल्टी शिपमेंट है, काफ़ी टाइम के लिए लंबा काम करने वाला हूँ, तो हर बार थोड़ी थोड़ी एलसी में बार बार करने से अच्छा रिवॉल्विंग एलसी लेते हैं। महीने भर मेरा सबमिट करो, पेमेंट लो, फिर काम शुरू करो, फिर पेमेंट सबमिट करो, पेपर सबमिट करो, पेमेंट लो, फिर काम शुरू करो। ये पूरी साल चलता रहेगा, एक साल 2 साल जो भी है वो है। अब अगर आपको एडवांस भी चाहिए तो फिर रेड क्लॉज ले लो, तो यहाँ पे आपको पैसे मिल जाएंगे और वो सारे सिक्योर्ड होते हैं। ग्रीन है तो फिर यहाँ पे एडवांस के साथ स्टोरेज का भी, इंश्योरेंस का भी सारा पैसा ले लो, फिर उसका कवर कर लोगे। तो अभी एंड में अगर आपको हाई सिक्योरिटी चाहिए, इररिवोकेबल ले लो या कंफर्म्ड एलसी ले लो। इसमें रिवोकेबल एलसी मैं दोबारा बता रहा हूँ, इररिवोकेबल होती है, रिवोकेबल नहीं। रिवोकेबल मतलब बायर कुछ भी चेंज कर सकता है, रिवोकेबल में तो जिंदगी में कभी कुछ काम नहीं करना, वो एलसी ही है मगर कभी नहीं करना। इसमें क्या होता है, क्विक पेमेंट्स है, अगर जल्दी फटाक से पेमेंट चाहिए, पेमेंट मैंने पेपर्स मैंने सबमिट करें
और मुझे पैसे चाहिए तो साइड एलसी पे काम करो। अगर आपको बीच वाले काम करने हैं, मतलब हमारे जैसे, तो फिर आप बैक टू बैक करो, राइट। या ट्रांसफरेबल एलसी पे आप काम कर सकते हो। लॉन्ग टर्म डील है, इरेवोकेबल एलसी पे काम कर लो। तो ये सारे आपके लिए ऑप्शंस है, ठीक है। अभी देखते हैं एलसी में क्या क्या फॉर्मेट्स होते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जब आपसे आपको जब एसबीआई बोला था ना, मेरे आइडियल सिचुएशन में मैंने एसबीआई लिया था कि उसके पास ना इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो यहाँ पे आपने पहले मैं देखा था कि यहाँ पे एक इशूइंग बैंक है और यहाँ पे एडवाइजिंग बैंक है। एडवाइजिंग बैंक को जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है, राइट। वो क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पे हम देखते हैं। पहली चीज़ एलसी का नंबर, ये ड्राफ्ट होता है नॉर्मली, पहले एलसी का नंबर नहीं आएगा, ड्राफ्ट आएगा, उसमें डेट होगा, उसमें एलसी टाइप होगी, उसमें देखना कि इररिवोकेबल तो मिनिमम होना चाहिए, अच्छे से अच्छा साइट, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, हो गया। अगर कॉन्गो गिंगो कहीं से आ रहा है, भाई मेरा पैसे डूबने के चांसेस है, और ये तो कंट्री देश भी तो स्टेबल नहीं है, श्रीलंका जैसा है, चाइना से उन्होंने पैसे ले लिए, अभी फंसे पड़े हैं, पता नहीं कल मेरा क्या होगा। तो इस चक्कर में आप क्या करोगे, कन्फर्म्ड एलसी ले लोगे, उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप उधारी भी दे रहे हो तो फिर यूजान से एलसी ले लेना, इसमें भी आप बचे रहोगे। एलसी पे काम करो, आप लंबा चलोगे। एक्सपायर डेट देख लेना, क्योंकि ये एलसी का एक्सपायरी डेट आती है। आपको ऐसा नहीं कि आपने ऑर्डर ले लिया, पेमेंट जब एलसी तो हो गया, अभी एलसी के चक्कर में मैंने प्रोडक्शन मैंने धीरे कर दी, अरे ऑर्डर तो मिल गया ना। एलसी का एक्सपायरी भी होता है, अगर वो एक्सपायरी के अंदर आपने उसको सबमिट नहीं किया सारा डॉक्यूमेंट, तो आपका तो एलसी गया। तो प्लेस ऑफ एक्सपायरी, तो वो देखना पड़ेगा कौन सा देश और कौन सा बैंक वो एक्सपायर करेगा, क्योंकि वो कौन सी बैंक से आया हुआ है। फिर यहाँ पे ये किसके लिए, इंपोर्टर का, बेनिफिटर कौन है, मैं हूँ। फिर इशूइंग बैंक कौन सी है, फिर एडवाइजिंग बैंक कौन सी है। फिर यहाँ पे अगर मैंने कंफर्मेशन एलसी मांगी हुई है क्योंकि मुझे इस बैंक पे भरोसा नहीं है, तो फिर यहाँ पे ये आएगा ओनली इफ इट्स अप्लीकेबल, क्योंकि ये भी तो थोड़ी ना फ्री में काम करेगा, ये भी तो पैसा लेगा कि भैया मैं अगर ये बंदा उठ गया मैं पैसे दूंगा, तो ये इसके ऊपर भरोसा करेगा तभी तो ये पैसे देगा। और ये दोनों कमाना चाहते हैं उसी बिजनेस से जो आप कर रहे हो, तो उसमें से आपका मार्जिन कम होगा या उसके लिए खर्चा बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको देखना है क्रेडिट अमाउंट एंड करेंसी, देखना चाहिए पहले कौन सी करेंसी में काम कर रहे हो, उसका क्या अमाउंट है, फिर करेंसी कौन सी है और उसका टॉलरेंस क्या है। टॉलरेंस नॉर्मली अगर फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे होती है तो उसका अमाउंट क्या होगा यहाँ पे, राइट। कभी कभी क्या होता है कि मटेरियल लोड होने के टाइम पे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, तो उसका क्या टॉलरेंस यहाँ पे लिमिट हो सकता है वो देख लेना। ये जितना छोटा होता है उतना आपके लिए अच्छा है, अगर यहाँ पे जीरो होता है ना ये बहुत सही है, क्योंकि देखो आप कंटेनर लोड करने के टाइम पे आप भी ध्यान रखो कि ज़्यादा ना लोड हो जाए या कम ना लोड हो जाए। और साथ ही साथ यहाँ पे ये ध्यान में रखना, क्योंकि प्लस और माइनस 5% बहुत बड़ी रकम हो जाती है लाखों में, अगर हम खेल रहे हैं तो डूब जाओगे यहाँ पे, आपका प्रॉफिट ही शायद 5% ही नीचे है, तो ध्यान रखा करो। फिर उसमें देखना चाहिए कि पेमेंट टर्म्स क्या है, साइट है, यूजान्स है, और काफ़ी कौन सी इंस्टॉलमेंट बेसिस पे है, फिर या स्टैंड बाय पे है। तो कैसे आप पेमेंट ले रहे हो, ये कौन सी एलसी है, उसके ऊपर क्या टर्म्स पेबल टर्म्स होती है, ये डिस्कस कर लेना। फिर यहाँ पे ड्राफ्ट कौन करेगा, ऑब्वियसली बायर का जो बैंक है वही ड्राफ्ट बना के आपको भेजेगा। ड्राफ्ट टेन्योर क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें, साइट रहेगी 30 डेज रहेगा, 90 डेज रहेगा, फ्रॉम बिल ऑफ लीडिंग। कब से शुरू होगा ये बिल ऑफ लीडिंग डेट से क्रेडिट शुरू होगा। अगर यहाँ पे मान के चलो कि बिल ऑफ लीडिंग आज का तारीख का है, मगर मटेरियल तो 90 दिन के, मटेरियल जब उस देश में यूएस में पहुंचने के लिए ना 90 दिन लगेंगे, तो तब तक ये पेमेंट देगा क्या, नहीं, ये तब उसका डेट चेंज हो जाती है, ये 90 दिन के बदले में वो और एक 90 दिन ऐड करके 180 डेज पे लिखवा लेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, राइट। तो दूसरा यहाँ पे देखना पड़ेगा शिपिंग डिटेल्स, कौन से पोर्ट से लोड हो रहा है, कौन से पोर्ट से डिस्पैच हो रहा है, कब डिस्पैच होनी चाहिए, अगर पार्शियल शिपमेंट अलाउड है क्या। मैंने उसको वादा किया था 100 मेट्रिक टन, और मैं उसको ना पहले मैंने एक कंटेनर 20 मेट्रिक टन एक बार भेजा, फिर 50 एक बार भेजा, 40 एक बार भेजा, ऐसे करके मैं टुकड़ों में भेज रहा हूँ, और एक ही बीएल का एक ही डेट पे नहीं है। तब क्या होगा, अगर वो अलाउड है तो यहाँ पे लिखा रहेगा, अगर अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, तो फिर आपको सारा 100 मेट्रिक टन एक ही बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसको टुकड़ों में आप नहीं भेज सकते। ट्रांसशिपमेंट, ये तो आजकल तो नॉर्मली अगर डायरेक्ट रूट है तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, वरना क्या होगा कि पहले इंडिया में है, फिर दुबई जाएगा, फिर अफ्रीका जाएगा, फिर कहीं और जाएगा, फिर कहीं और जाके फिर यूएस पहुंचेगा। तो ऐसे उसका रूट है, तो ट्रांसशिपमेंट अलाउड है या नहीं है, 99% अलाउड होना चाहिए, क्योंकि कोई भी रूट डायरेक्ट हुआ
अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, नज़दीक है तो, बहुत दूर है तो 100% अवेलेबल नहीं रहेगी। इनको टर्म कौन सी है, इनको टर्म के बारे में भी अगर आपको अभी तक आइडिया नहीं है, वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है, जाके देखो पहले इसका इनको टर्म का क्या ऑप्शंस है वो पहले एक बार देख लेना, फिर उसके बाद काम करना। फिर गुड्स की डिस्क्रिप्शन, क्या नाम है, क्या प्रोडक्ट है, फिर एच एस कोड क्या है, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, केजी, लीटर जो भी है वो, उसके सामने उसका प्राइस क्या है, टोटल वैल्यू कितनी है, और पैकेजिंग डिटेल्स, कितने बैग मैंने लोड किए और कितने बैग है एक कंटेनर में, ऐसे कितने कंटेनर में भेज रहा हूँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, जो अभी मैंने अभी तक बोल रहा था ना, डॉक्यूमेंट मैं सब बैंक को सबमिट करूंगा, डॉक्यूमेंट मैं बैंक को सबमिट करूंगा। क्या डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो आप, यहाँ पे है कि साइंड कमर्शियल इनवॉइस। सर मैं तो ना, मैं डिजिटल आदमी हूँ, मैं ना जो भी मैं इनवॉइस बनाता हूँ वो कंप्यूटर जनरेट होता है। बेटा यहाँ पे वो नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको ना साइन करके देना है। आपका कंप्यूटर जनरेट हो कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 ओरिजिनल लोगे, 3 पे साइन करोगे और उसी 3 का एक एक का 3 फोटोकॉपी निकालोगे और फिर वो सारी चीज़ें आप सबमिट करोगे विथ पैकेजिंग लिस्ट, उसका वजन, डायमेंशन जो भी है। 25 बैग्स हैं, एक कंटेनर में 100 बॉक्सेस जाएंगे, ऐसे कितने कंटेनर है, ये सारी चीज़ें पैक डिटेल्स आपको मेंशन होनी चाहिए। या एक कंटेनर में 100,000 जाएंगे, दूसरे कंटेनर में 1000 जाएंगे, तीसरे कंटेनर में 50 जाएंगे, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करके देना है कि कौन से कंटेनर में कितने जा रहे हैं, कितने हो रहा है और वगैरह वगैरह, राइट। उसके ऊपर बिल ऑफ लीडिंग या एयरवे बिल, अगर एयरलाइन से भेज रहे हो तो एयरवे बिल, अगर सी से भेज रहे हो तो बिल ऑफ लीडिंग, अगर ट्रक या ट्रेन है तो फिर वो ट्रांसपोर्टेशन रिसिप्ट आएगी, वो आपको देना पड़ेगा। इशूड टू द ऑर्डर टू द बैंक मार्क्ड फ्राइट प्रिपेयर्ड या फ्राइट कलेक्टेड, राइट, ये चीज़ें लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे होगा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया से मिल जाएगी, ट्रेड जीओवी में मिल जाएगी और 4-5 वेबसाइट्स हैं और वहाँ से आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, या आपके एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल भी आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दे देगा। प्रेफरेंशियल चाहिए थोड़ी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगेगी, अगर प्रेफरेंशियल नहीं है तो नॉर्मल है तो आपको मिल जाएगा। इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए तो एसडीएस से करो या इंटरटेक से करो या कोई और एजेंसी है उनसे करवा दो, मगर उसको ये दोनों अग्रीड होना चाहिए कि कौन से पार्टी से आप करा रहे हो। ऐसा नहीं कि एसडीएस लिखा दिया और किसी और से करा दिया, ऐसा नहीं चलेगा। जो भी इंस्पेक्शन एजेंसी ने आपने अपॉइंट किया है उसी एजेंसी से आपको इंस्पेक्शन करानी है, तभी ये उसकी सर्टिफिकेट मिलेगी उसी ब्रांड से, फिर उसको जाके आप सबमिट करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्लोबल स्टैंडर्ड का हमने पहले वादा किया और कोई मामा के लड़के के कोई इंस्पेक्शन कंपनी है उसके नाम से छाप के दे दिया, ऐसा नहीं चलेगा। इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी आपका इनको टर्म है, अगर एक्स वर्क्स है तो इनको टर्म तो कोई मतलब ही नहीं है, इंश्योरेंस का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो सारा वो खुद ले लेगा। और जब भी आप इंश्योरेंस करा रहे हो 110% वैल्यूएशन होना चाहिए इनवॉइस पे, क्योंकि प्रोडक्ट का वैल्यू है 100% और उसके ऊपर हमारा बहुत कुछ खर्चे लगे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का, लेबर का, वगैरह वगैरह, तो वो सारे खर्चे उठाने के लिए आपको 110% की इंश्योरेंस होनी चाहिए। सो पैथोसैनिटरी सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, ये सारे अगर आपको अप्लीकेबल है तो कराना पड़ेगा। बेनिफिशियरी सर्टिफिकेट, ये ध्यान में रखना क्योंकि बेनिफिशियरी सर्टिफिकेट ऐसा होता है कि आपको ना बायर से कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कि सारा डॉक्यूमेंट उसको ठीक से मिल चुका है। ये कैसे मिलेगा आपको, जब आप डॉक्यूमेंट अभी दे रहे हो तो ये डॉक्यूमेंट तो बाद में आएगी, तो ये डॉक्यूमेंट आप स्किप कर सकते हो या उसको बोल सकते हो कि भैया ये क्लॉज में ये नहीं होना चाहिए। आपको डॉक्यूमेंट सारा हम बैंक को सबमिट कर रहे हैं, मगर बेनिफिशियरी सर्टिफिकेशन जो है ना, उसके नाम पे सारे डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं, उसके ऊपर एक सर्टिफिकेशन आएगी, वो सारे एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आता है, वो एनओसी आपको लेना पड़ेगा सारा डॉक्यूमेंट, तब आपको उसको सबमिट कर सकते हो। अगर वरना वो सर्टिफिकेट नहीं मिला तो फिर ये पूरी डॉक्यूमेंट लिस्ट अटक जाएगी, इसमें वो मार्किंग कर देंगे कि ये डॉक्यूमेंट नहीं आया, तब वो पूरी एलसी आपका पैसे नहीं मिलेगा, भले ही वो साइड एलसी हो, कोई फर्क नहीं है, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो ध्यान में रखना कि कौन सी कंडीशन पे आप अग्री कर रहे हो। इसके नेक्स्ट आता है डिस्क्रिपेंसी चार्जेस। अगर कोई भी ऊपर नीचे है, नहीं भाई इससे नहीं कराया, इससे भी नहीं कराया, कोई और एजेंसी, ये दोनों उस टाइम पे रिस्पॉन्ड ही नहीं किए, कोई और पार्टी को मैंने पकड़ा, तब क्या होगा कि डिस्क्रिपेंसी का एक चार्जेस पड़ेगा। कौन डालेगा, ये बैंक वाले डालेंगे, क्योंकि उनको तो एलसी दोबारा काम करना पड़ेगा ना। तो बैंक वाले बोलेंगे कि $100 लगेगी, $500 लगेगा, $600 लगेगा, ये कौन पे करेगा, आप पे करोगे क्योंकि आपकी गलती है। अगर उसकी गलती है तो फिर वो पे करेगा। तो ये पहले डिसाइड होना चाहिए कि कौन किसको पे कर रहा है, वरना ये भी बहुत सारे लोग खेलते हैं, तो ध्यान में ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के करना पड़ेगा। कोई यहाँ पे एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगी, कंफर्म्ड रिक्वायरमेंट है, यस नो, इरिवोकेबल एलसी है, ट्रांसफरेबल है, बैक टू बैक है, रेड क्लॉज, ग्रीन क्लॉज, जो भी है आप यहाँ पे मेंशन करोगे और उसका परसेंटेज भी यहाँ पे मेंशन करोगे अगर आप रेड एंड ग्रीन में काम कर रहे हो तो।
तो मेनली यहाँ पे प्रिपरेशन पीरियड, ये सारे कितने दिनों में आप डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करके दे दोगे, तो ये इसके लिए कितना दिन लगेगा। ऑलरेडी 99% डॉक्यूमेंट्स तो सारे मिल जाएंगे, पीएल कॉपी मिलने के लिए 2 दिन लगेंगे, और बाकी इंस्पेक्शन वगैरह जो भी सर्टिफिकेट्स है इमीडिएट सारे मिल जाएंगे, और उसके ऊपर इनवॉइस वगैरह प्रिपेयर करके आपको फोटो कॉपी वगैरह निकालने के लिए 1-2 दिन और लग सकता है। मैक्सिमम 4 दिन या 5 दिन या 7 दिन, क्योंकि जितना दिन आप डिले करोगे उतना दिन में वो बैंक वाले भी प्रोसेस करने के लिए टाइम लेंगे। तो बीएल डेट से 10 दिन के अंदर आपको इसको सबमिट करना है, इतना ध्यान में रखिए। और आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारा वेरीफाई होगा, फिर उसके बाद आपको एज पर एलसी टर्म्स आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो बेनिफिशियरी बैंक है, जो आपकी कौन सी बैंक है ये सारा देख लेना, विथ शिफ्ट कोड आप उनको एलसी में मेंशन करा देते हो। फिर इशूइंग बैंक जो है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे रहेगी, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन से कवर्स हैं। और ये फॉर्मेट जो मैंने अभी बताया, ये सारे फॉर्मेट्स इन सारे एलसीज के लिए अवेलेबल है, ये सारे फॉर्मेट्स इसमें आ जाएंगे। अगर इसमें कोई और पॉलिसी चेंज होती है या कुछ और चेंज होता है तो उसके हिसाब से आपकी ऊपर नीचे आप कर सकते हो, मगर 99% ऑफ द टाइम ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बस थोड़ी बहुत ड्यूरेशन या कुछ और चीज़ें आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ये मेन है आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आने के लिए। अभी देखो पेमेंट का फंसने का चांसेस तो बहुत कम हो गया, जैसे आप एलसी के बारे में पहले पेमेंट टर्म्स में जैसे हमने देखा था कि बहुत सारे रिस्क थे, अभी तो वो रिस्क सारे कम हो गए, इतना इशू नहीं है जितना हम लोग पहले सोच रहे थे। अभी इस पेमेंट टर्म लेके आप किसी भी बायर के साथ काम कर सकते हो, एडवांस में भी काम कर सकते हो, कोलैबोरेटिवली कर सकते हो, उधारी भी दे सकते हो, और कुछ और पेमेंट टर्म चाहिए बैक टू बैक करना है, या मैं ट्रेडर हूँ, मैं पहले एलसी ले लेता हूँ फिर उसके सामने मैं किसी और को ट्रांसफरेबल एलसी पे दे देता हूँ, या बैक टू बैक एलसी करके मैं आगे किसी और को थमा देता हूँ। ऐसे करके भी अगर आप ले लोगे, अभी क्या करेगा बैंक आपको बोलेगा बैक टू बैक एलसी करने के लिए आपका तो औकात चाहिए ना, तो भाई मेरा औकात छोड़ो, मेरे पास ऑलरेडी एक एलसी पड़ा हुआ है, उसके सामने मैं बोल रहा हूँ कि इसके अगेंस्ट आप दूसरा एलसी निकाल के दो। वो बोलेगा यार ये एलसी तो गारंटीड नहीं है, आपने कभी काम नहीं किया वगैरह वगैरह। तो फिर वो बोलो कि देखो भैया अगर आप नहीं तो किसी और से मैं कराऊंगा, मगर देख लो अगर होता है तो कर दो। तो उस हिसाब से आपको आपकी एलसी ऑलरेडी जो आ चुकी है उसी की एलसी के सामने दूसरा एलसी पे उठा के, बस आपको ये देखना है कि जो इंपोर्टर है, आपका बायर जो पेमेंट टर्म अग्री कर रहा है उसी के थोड़ा बेहतर अग्रीमेंट टर्म पे आप अपने बायर, आपका जो सप्लायर है या मैन्युफैक्चरर है उससे आपको मनवाना पड़ेगा, तभी आपको काम कर सकते हो। एलसी सारा सेम होगा, एलसी जो ग्लोबली आप करोगे उसको एलसी बोलते हैं, जो आप विद इन कंट्री आप करोगे तो उसको हम बोलते हैं लोकल एलसी। लोकल एलसी पे कराओ, जो भी आगे का सेम है, इररिवोकेबल लोकल एलसी, बैक टू बैक लोकल एलसी। तो ऐसे करके आप सारा चीज़ें सेम ही है, बस आपको लोकल एलसी निकालना है। और उसके वहाँ पे क्या होता है, तब क्या होगा, आप उल्टा बन जाते हो, आपका बैंक क्या होगा, इशूइंग बैंक बन जाएगा, और उसका बैंक जो होगा वो एडवाइजिंग बैंक बन जाएगा। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई जाएगी आपको, ठीक है। तो ये क्वालिटी चेक, मेच्योरिटीज़, आप अगर मैं बोलूँ ये पोलाची वगैरह जहाँ पे अगर आप नारियल वगैरह एग्रो में काम कर रहे हो और लोग काफ़ी सारे ठगते हैं क्वालिटी के नाम पे, तब आप क्या कर सकते हो कि भले ही 5-10 हज़ार ऊपर चला जाए, इंस्पेक्शन करवा लेना और उनको बोलना कि लोकल एलसी पे हम लोग काम करेंगे आज के बाद, तब आएगा उनकी अकल ठिकाने में। अगर किसी का भी ईमानदारी नहीं है तो फिर वो आपके साथ काम नहीं कर पाएगा। बड़ा प्लेयर है, एलसी पे काम कर रहा है, कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत 1-2 रुपये कम कमाने मिलेगा, मगर आपका सोर्सिंग भी एथिकल होगा और सप्लाई भी एथिकल होगा, ना आपका पैसा फंसेगा ना किसी और का पैसा आपके यहाँ पे फंसेगा। ये सारी चीज़ें गारंटीड आप लेके चल सकते हो। स्टैंड बाय एलसी तो आप लेके ही चलो, इसमें तो कोई और एश्योरेंस चाहिए ही नहीं। स्टैंड बाय कम से कम वो अगर उधारी मांग रहा है, कुछ और देने के लिए तैयार नहीं है, भाई ये काम कर, तो स्टैंड बाय एलसी निकाल के दे दे। अगर तूने पेमेंट नहीं दिया कम से कम तेरा बैंक वाला तो देगा मुझे। अगर वो भी नहीं आ रहा है ना तो फिर हाथ जोड़ के मना कर सकते हो, फिर वो देख लेना, फिर आपका सिचुएशन क्या है, आपकी कमिटमेंट कितनी बड़ी है छोटी है, तो वो उसके हिसाब से आप ध्यान में रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे शेयर करनी थी। आपको वीडियो कैसा लगा ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और डिस्क्रिप्शन में ना बहुत सारी चीज़ें मैंने लिंक्स डाल रखी है, वहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आगे हमारी जब लाइन वेबिनार्स वगैरह होंगे तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। टेक केयर, बाय बाय।